हेलो एवरीवन। तो हम आज लाए हैं हिस्ट्री एंड एमैक का 50 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे 50 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स 2025। तो एमैक दैट इज एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर काफ़ी टफ लगता है बहुत लोगों को, बट अगर इसको प्रॉपरली हम मैप करेंगे पीवाईक्यूज से तो क्वेश्चन डुएबल हो जाते हैं या टैकल हो जाते हैं एंड इवन एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं, जो आंसर पे रीच करने में हेल्प करेगा। तो इस सेशन में हम एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री ये सारे सेक्शंस को कवर करेंगे विद 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज बताऊंगा कि इन बिटवीन द सेशन मैं एक दो क्वेश्चन पूछता रहूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिखते रहिएगा उसका आंसर, एंड आपको उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल अगर पता हो तो आप वो भी मेंशन कीजिएगा। इस तरीके से अगर मल्टीपल लोग अपना इनपुट देते रहेंगे, सबका नॉलेज बेस बढ़ेगा, विच विल हेल्प इवेंचुअली एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस और वेल नोन साइट्स फॉर। फर्स्ट इज बुरजाम, देन चंद्रकेतुगढ़, देन थर्ड इज गणेश्वर। इस बुरजामा रॉक कट श्राइन प्लेस, या चंद्रकेतुगढ़ को टेराकोटा आर्ट के लिए बोला है, गणेश्वर कॉपर आर्ट आर्टिफैक्ट्स। तो विच ऑफ द पेयर्स अबाउट गिवन आर करेक्टली मैच्ड। तो अगर हम इनमें डेल्व करेंगे कि इनमें क्या क्या है, देन द फर्स्ट वन इज इनकरेक्टली मैच्ड। एज बुरजाम एवरीवन शुड नो दैट इट इज अ साइट इन जम्मू कश्मीर एंड इट इज अ नियोलिथिक साइट। तो रॉक कट श्राइन्स वर नॉट फाउंड इन नियोलिथिक पीरियड। अगर नियोलिथिक पीरियड के बारे में हम और इन्फॉर्मेशन जाने तो यहाँ पे फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन होता था। Along with that, there is a place called Mehergarh in Neolithic sites, which was called bread basket during that period. So farming के लिए famous था Mehergarh. Then there were special sites like Burzam and Chiran in Bihar. चिरान इन बिहार, वहाँ पे बोन टूल्स मिले थे, एंड कश्मीर बुर्जा में पिट हाउसेस मिले, एंड यहाँ पे मोस्टली स्टोन टूल्स मिलते हैं नियोलिथिक साइट में। द सेकेंड ऑप्शन इज चंद्रकेतुगढ़, इट इज इन वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे बहुत सारे टेराकोटास आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। इट इज़ अ मेजर फाइंडिंग इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट स्तूपास, इमेजेस, डेकोरेटिव डिजाइंस बिलोंगिंग टू पाला पीरियड, कॉइन्स ऑफ गुप्तास एंड कुशना पीरियड। तो ये काफ़ी फेमस साइट था। थर्ड इज गणेश्वर। गणेश्वर इज जोधपुरा इज अ चालकोलिथिक कल्चर। चालकोलिथिक कल्चर को आप याद रख सकते हैं तीन साइड से, विच इज गिवन बाय निमोनिक्स कमजोर, कायस, मालवा एंड जोरवे। वॉज फर्स्ट डिस्कवर इन 1970s में इसको पाया गया था। यहाँ पे लॉट ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, सच एज एरो हेड्स, स्पीयर हेड्स, शिजेल्स, फिश हुक्स एंड मेनी अदर थिंग्स। तो चालकोलिथिक एज के फीचर्स के बारे में अगर हम समझे तो व्हाट वर देयर फीचर्स। फर्स्ट, कॉपर वाज यूज्ड। राजस्थान में आहड़ करके जगह है जहाँ स्टोन हाउसेस मिले, एंड गिलुंड करके जगह है जहाँ ब्रिक्स मिले। मालवा, जैसे हमने कमजोर के बारे में बोला तो एम स्टैंड फॉर मालवा, वो एमपी में है, और जोरवे इज इन महाराष्ट्र। यहाँ पे देर आर नो बर्न्ड ब्रिक्स हियर। फिर ब्लैक एंड रेड पॉटरी के लिए फेमस है। एंड झूम कल्टीवेशन के लिए फेमस है। एंड ड्यूरिंग चालको वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ड्यूरिंग चालकोलिथिक कल्चर दे डिडेंट नो आर्ट ऑफ राइटिंग। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Which one of the following ancient towns is well known for elaborate system of water harvesting? अब अगर आप ऑप्शंस देखेंगे ये आईवीसी साइट्स के बारे में बोल रहे हैं। एंड इफ यू गाइज नो 2024 2024 में 100 years कंप्लीट हो रहे हैं हड़प्पा के आइडेंटिफिकेशन इन द वर्ल्ड का। सो आईवीसी साइट्स ये साल इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स 2025। तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तो फेमस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ढोलावीरा, एज वी ऑल नो। तो सिटी ऑफ ढोलावीरा इज लोकेटेड ऑन खादिर बेट इन रण ऑफ कच्छ, where there was fresh water and fertile soil. It is considered sixth largest among all the Harappan sites. Dholavira not only witnessed the entire trajectory of rise and fall in early humankind, ठीक है, अर्बन प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए फेमस था। तो आइए हम जानते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में ऑफ हड़प्पा, एज हड़प्पन साइट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आईवीसी का कुछ फैक्ट्स जाने तो आईवीसी इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। यहाँ पे आयरन का यूज का पता नहीं है, सो दे डिडंट यूज द यूज ऑफ आयरन। तो शुरू करते हैं मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो में ग्रेट ग्रैंडरी मिला है, ग्रेट बाथ मिला है, डांसिंग गर्ल मिला है, डांसिंग गर्ल का कॉपर स्टैचू आई मीन, एंड बियर्डेड प्रीस्ट का स्टैचू। देन कम्स हड़प्पा, द फर्स्ट साइट दैट वाज फाउंड। यहाँ पे मेल टॉर्सो मिला है, अगेन ग्रैनरीज भी मिले हैं, कॉपर स्केल्स मिले हैं। द लार्जेस्ट अमंग ऑल द साइट इज राखीगढ़ी विच इज इन हरियाणा। लोथल इज ऑल्सो अमंग द इम्पोर्टेंट साइट्स, और यूपीएससी ने एक या दो बार लोथल के बारे में पूछा हुआ है, तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इट वॉज कनेक्टेड बाय भोगावा भोगावा रिवर which is tributary of साबरमती। ये इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड था जहाँ से ट्रेड होता था मेसोपोटेमियन रीजन के साथ वो टाइम में। ढोलावीरा के बारे में हमने जान ही लिया है। कालीबंगन जैसे नाम सजेस्ट करता है, इट वॉज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, बीड्स, फायर ऑल्टर्स, इन सब के लिए। रोपार में मिला है कॉपर एक्स एंड स्टोन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन देयर इज बनावली, इट इज द ओनली साइट जहां रेडियल रोड्स है एंड पैरेलल रोड्स नहीं है, ओनली साइट। एंड ढोलावीरा इज ओनली साइट जिसने एक्स्ट्रा स्पेस रखा था फॉर फ्यूचर एक्सपांशन ऑफ सिटी। तो एंड और चार इंपॉर्टेंट साइट्स है, that is northernmost, westernmost, easternmost and southernmost site of IVC. So the easternmost is Alamgirpur, westernmost is Sukta Jandor, northernmost in Indian subcontinent is Manda, and southernmost southernmost आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और उसका अगर कुछ फीचर्स आपको पता है तो उसमें आप मेंशन कीजिए। अब अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। Which one of the following ancient Indian records is the earliest royal order to preserve food grains to be utilized during the crisis of country? इसका आंसर है सोगोरा copper plate. Is the earliest copper plate called Sogora in Mauryan record that mentions famine's relief effort. It is one of the very few pre-Ashoka Brahmi script in India. लेकिन हमें बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी टेंड्स टू आस्क
बाकी के ऑप्शन में से क्वेश्चन बनाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो रूमीदई पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका इज लोकेटेड इन लुम्बिनी, मॉडर्न डे नेपाल। यहाँ पे एम्परर मार्क इट मार्क द अशोकास विजिट टू द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लुम्बिनी बर्थ प्लेस है लॉर्ड बुद्धा का। तो इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया है कि अशोका ने एग्जेम्प्ट कर दिया था विलेज को फ्रॉम पेइंग एनी टैक्सेस एंड रिड्यूस इट्स ग्रेन कंट्रीब्यूशन टू 1/8। नेक्स्ट इज प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति ऑल्सो नोन एज अलाहाबाद पिलर। It was composed by the poet Harisena during the reign of Samudragupta in 4th century CE। इसमें मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्ता को मेंशन किया गया है। देन देयर इज प्रयाग प्रशस्ति के बारे में एक और चीज है, इस पे एक और कोई तो फ्यूचर मिडिवल किंग के बारे में मेंशन किया गया है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि वो कौन सा किंग है। देन देयर इज मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रा। मेहरौली आयरन पिलर, ये दिल्ली में सिचुएटेड है इन द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। चंद्रगुप्त टू के बारे में इसमें मेंशन है ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, और उसमें भी मिलिट्री विक्ट्रीज एंड डिवोशन टू लॉर्ड विष्णु। सो इस क्वेश्चन से हमने जाना है अबाउट द सगौरा कॉपर प्लेट, रूमीदई पिलर के बारे में विच इज द एडिक्ट ऑफ अशोका, प्रयाग प्रशस्ति एंड मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन। Which one of the following was a corporation of merchants in ancient India? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गजास एंड मणिग्रामा। ये टर्मिनोलॉजीज वाले क्वेश्चन यूपीएससी पूछता ही है इन एटलीस्ट एमैक वाले टॉपिक्स में। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने के देयर आर टू ऑप्शंस, आइदर यू नो द फैक्ट्स और आइदर यू स्टार्ट एलिमिनेटिंग अदर ऑप्शंस। एंड देयर इज अनदर टेक्निक कि आप वर्ड्स को ब्रेक कीजिए एंड इफ इट मेक्स एनी सेंस विद द क्वेश्चन ट्राई टू रिलेट विद इट। So MoneyGramma was a well-known corporation of guilds or merchants in an ancient and early medieval. Such guilds played important role in trade, especially in South India and coastal regions. They were involved in inland and overseas commerce. ये तो मर्चेंट्स के बारे में है। लेट अस सी अदर थ्री ऑप्शन। चतुर्वेदी मंगलम, अब अगर आप इस वर्ड को काटोगे तो बनता है चतुर। चतुर रिलेट्स टू समथिंग हु इज अ स्कॉलर। सो अगर आप ऑप्शन भी देखोगे इट रिफर्स टू द विलेजेस ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स। सो स्कॉलर्स का मेंशन आ गया, वेयर ऑल फोर वेदास वर स्टडीड। सो इफ अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ट्राई टू ब्रेक द वर्ड्स एंड रिलेट इट विद द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज परिषद। परिषद जनरली मीन्स अ काउंसिल और असेंबली, जो हम आज भी यूज करते हैं, जैसे विधान परिषद एंड एवरीथिंग। देन इज अष्टदिग्गजास। अष्टदिग्गजास सुन के कुछ याद आ रहा है आप लोग को? यस, इट आर द 8 esteemed poets in the court of Vijayanagar Empire, particularly during the reign of Krishnadev Raya। तो एक फेमस दिग्गजा का नाम मैं बताता हूँ, अल्सनी पेंडेना। एंड देर इज अनदर वन जिसका हमने या तो एनिमे कार्टून्स देखा होगा बचपन में, या फिर उसका टीवी सीरीज भी था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड कृष्णदेव राय ने एक लिटरेचर भी लिखा है इन तेलुगु, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। द धर्मा एंड द रीता depict a central idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following statements. Dharma was a conception of obligation and of the discharge of one's duty to oneself and to others. Rita was the fundamentally moral law governing the functioning of universe and all it contained.
अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर यूपीएससी में आते हैं तो आप इसे टैकल कैसे करोगे? पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले तो, धर्मा। इफ वी इन जनरल सेंस अगर हम धर्मा को लेते हैं तो शायद धर्मशास्त्र से हो सकते हैं, या धर्मा मीन्स ड्यूटी। तो धर्मा वॉज कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ टू डिस्चार्ज वंस ओन ड्यूटी। तो इट मेक सेंस कि धर्मा ड्यूटी रिलेट हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हम करेक्ट मान लेंगे। व्हाट अबाउट सेकंड स्टेटमेंट? रीत या रीता was fundamental moral law governing functioning of the universe and all of it contained. अगर आपने रीत ऐसा वर्ड सुना हो तो इट फंडामेंटली मीन्स कि ये कोई मॉरल लॉ की बात ही कर रहा है एंड हाउ द यूनिवर्स फंक्शन। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was Brahmavadini, who composed some hymns of Vedas? Options are Lopamudra, Gargi, Leelavati, Savitri. इसका आंसर है लोपमुद्रा। Lopamudra was Brahmavadini, a learned woman who composed hymns of Rig Veda. She was the wife of sage Agastya and is credited with the hymns in Rigveda Mandala 1 Sukta 179। ये इतना डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है, but remember Lopamudra is a Brahmavadini, wife of Saint Agastya, and she is a learned woman जिसने कंपोज किया था hymns of Rigveda। Now let us see other options too। Next is Gargi, was also a Brahmavadini, a renowned philosopher known for her debates in Brihadaranyaka Upanishad, but did not compose any Vedic hymns। So Gargi is also a Brahmavadini, but she is known for her debates in Upanishad, particularly in Brihadaranyaka Upanishad। लीलावती अगर आपको पता हो is mainly associated with maths and not related to Vedic literature, and Savitri is considered legendary figure, तो वो रिलेटेड नहीं है इस क्वेश्चन के। तो रिमेंबर लोपमुद्रा, गार्गी एंड लीलावती। लीलावती किसने लिखा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड प्लीज डू कमेंट। इससे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। अगर कुछ चीज आप मिस आउट कर रहे हो अमंग स्टूडेंट, तो आप एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन से एक दूसरे का नॉलेज इंप्रूव करोगे, एंड दिस टाइप ऑफ स्टडीज हेल्प इन योर एग्जामिनेशन टू। डिस्कशन बेस्ड स्टडीज ज़्यादा अच्छे से याद रहता है कंपेयर टू rote learning and everything। चलो let us see the next question। Which one of the following books of ancient literature has the love story of son of founder of Shunga dynasty? पहले तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए who was the founder of Shunga dynasty, एंड शुंगा डायनेस्टी कौन से डायनेस्टी को हरा कर आई थी या कौन से डायनेस्टी के बाद आई थी, ये दोनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो ऑप्शंस आर स्वप्न वस्वदत्ता, मालविका अग्निमित्र, मेघदूत, रत्नावली। तो आइए इन सबके बारे में, सारे लिटरेचर्स के बारे में जानते हैं। और लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछता ही है, बीट ऑफ कालिदास, लिटरेचर ऑफ जैनिज्म बुद्धिज्म, और ट्रैवलर्स के बुक्स के नाम। तो ये एटलीस्ट इनको तो एक बार कवर कर लीजिएगा। सो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, दैट इज पुष्यमित्र शुंगा, एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अग्निमित्र। सो लेट अस सी द आंसर हियर इज मालविका अग्निमित्र। अगर आप वर्ड ब्रेक करोगे तो एक विमेन का नाम है, एक मेन का नाम है, तो इससे भी अगर गेस करना था तो दिस कुड बी अनदर वे टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो मालविका अग्निमित्र is written by Kalidas. It is a Sanskrit play of Kalidas that tells story of Agnimitra, the Shunga emperor at Vidisha, for beautiful handmaiden of his chief queen.
अब दूसरे ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। स्वप्न वसुदत्ता was written by Bhasa about romantic narratives about Vatsa king Udayana and Vaswadatta, the daughter of Pradyota, the ruler of Avanti. Then it is Meghduta. मेघदूता को भी कालिदास ने लिखा है। स्टोरी ऑफ किंग हु कन्विंसेस अ पासिंग क्लाउड मेघ टू कन्वे अ मैसेज, दूत मैसेंजर टू हिज वाइफ. इट इज अ पोयम and not a story. Then came Ratnavali, drama between Queen Ratnavali and King Udayana. इसको लिखा था हर्षा ने ऑफ हर्षवर्धन वर्धन डायनेस्टी और पुष्यभूति डायनेस्टी. तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए व्हाट वर द अदर वर्क्स ऑफ कालिदास. जैसे यहाँ पे हमने देख लिया मेघदूत हो गया, मालविका अग्निमित्र हो गया, एक फेमस है शाकुंतलम, ये तो मैं बता दे रहा हूँ. इसके अलावा और क्या क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. चलो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द साइट्स ऑफ अशोकास मेजर रॉक एडिक्ट्स. तो इसमें लोकेशन और रॉक एडिक्ट के बारे में पूछा है और कौन से स्टेट में पाए जाते हैं उसका पेयर्स हमें फाइंड करना है. फर्स्ट इज धौली, देन एरागुडी, जौगड़ा एंड कलसी. एंड स्टेट्स मेंशन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका रेस्पेक्टिवली. So in this type of question अगर यूपीएससी में आता है, it's either you know or you don't know. So ऐसे क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें. अगर आपको आता है, if you can hit it, mark it, otherwise just leave it. क्योंकि almost there are 8 to 10 questions from AMAC as per recent trends. तो we are targeting at 60%. तो उसमें जो की टॉपिक्स है लेट्स फोकस ऑन दैट इनिशियली. जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्यन पीरियड, पर्टिकुलरली अशोका, पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज, सतवाहना एंड ऑल, सॉरी पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी, पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी, संगम डायनेस्टीज एंड विजयनगरा. पहले इन की सेक्टर्स को कंप्लीट कर देना. इनमें से ऑलमोस्ट आपके 60% क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे. रिमेनिंग 40% वी कैन अफोर्ड टू लीव बिकॉज दैट आर प्योर फैक्ट्स एंड ROI नहीं होता, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है. तो ये क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या है इसमें. तो धौली रॉक एडिक्ट इज लोकेटेड इन धौली हिल्स क्लोज टू 10 km नियर भूप इन ओडिशा. इट लाइज इन ओडिशा. द एडिक्ट्स आर एनग्रेव्ड ऑन लार्ज पीस ऑफ रॉक्स रिटन इन पाली लैंग्वेज. कलिंग वॉर, इसमें कलिंग वॉर के बारे में है. दैट ट्रांसफॉर्म अशोका इनटू सम्राट अशोका. एंड आफ्टर कलिंग वॉर अशोका का मन बदल गया था या फिलोसॉफिकल चेंज आ गया था एंड ही अबैंडन वॉर एंड स्टार्टेड स्प्रेडिंग ह्यूमैनिटी एंड बुद्धिज्म along with it. Then the second option is Eragudi or Yeragudi Rock Edict. It is located in Kurnool district in Andhra Pradesh. Third is Jaugada in Odisha again. So यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा because it is given मध्य प्रदेश. Where there is major rock Ashokan rock edict. It is 30 feet long and 15 feet high. It is in Prakrit language. तो इससे हमें पता चला है कि both the languages were used in India, like Pali language in Dholi and Prakrit language in Jaugada. तो इस टाइप का स्टेटमेंट है कि only Pali language was used या only Prakrit language was used, तो आपको एलिमिनेट करने में हेल्प कर देगा. And there is fourth option, Kalsi. Kalsi is a small town located in Chakrata and in Dehradun on the banks of Yamuna. कलसी के बारे में एक और PYQ आया है, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है रिगार्डिंग टू अशोका. यहाँ पे एक मैप भी बनाया है, मैप मेंशन किया है हमने
तो आप गो थ्रू कर सकते हैं वेर आर द मेजर रॉक एडिक्स, पिलर एडिक्स एंड माइनर रॉक एडिक्स। एटलीस्ट स्टेट्स पता कर लीजिए आप डायग्राम को देखकर कि वेर इट लाइज, सो एटलीस्ट यू विल हैव अ साउंड आइडिया कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर आस्किंग अबाउट सोपारा, लेट्स से, सो इफ दे आर सेइंग इट इज इन ओडिशा और मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल, तो एटलीस्ट ये तो पता है आपको कि वो वेस्टर्न इंडिया में था, आइदर इन, मतलब बेसिकली वी कैन सी इट इज इन महाराष्ट्र, बट यू कैन गेस आइदर महाराष्ट्र और गुजरात। सो ये ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर पाओगे उसमें। अदर देन दिस देर आर फ्यू माइनर रॉक एडिक्स विच आर इम्पोर्टेंट, जिसका नाम मैं मेंशन कर रहा हूँ, मस्की, ब्रह्मगिरी एंड नितुर। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे अशोका का नाम एज अशोका मेंशन था, बाकी हर रॉक एडिक्ट या मेजर रॉक एडिक्ट पे इट वाज मेंशन्ड एज देवनाम पिया या फिर पियादासी, विच ट्रांसलेट्स टू बेसिकली बिलवेड ऑफ गॉड्स। बट पता नहीं चल पा रहा था कि किस किंग के बारे में बात कर रहा है, बट इट वाज इन द मस्की, ब्रह्मगिरी एंड नितुर माइनर रॉक एडिक्ट्स, इट वाज अंडरस्टूड दैट इट वाज अशोका। Let us see next question. With reference to ancient India, consider the following statement. The concept of stupa is Buddhist in origin. Stupa was generally repository of relics. Stupa was votive and commemorative structure in Buddhist tradition. How many of the given above statements are correct? तो एक चीज अगर आपने एनसीईआरटी जब भी पढ़ा है तो उसमें मेंशन्ड है कि स्तूपा इज आल्सो मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, अथर्ववेद एंड संहिता, तो बेसिकली दूसरे टेक्स्ट में भी मेंशन्ड है। तो ऋग्वेदा रेफर्स टू स्तूपा एज रेज्ड बाय द किंग वरुणा अबव द फॉरेस्ट इन प्लेस हैविंग नो फाउंडेशन। द वर्ड एस्तुका इज आल्सो यूज्ड इन द सेम सेंस इन ऋग्वेदा। तो इससे पता चल रहा है कि बुद्धिस्ट ओरिजिन से पहले से ही स्तूपा के बारे में तो पता था, so we can eliminate first option. And if you didn't know this information, do remember, और ऐसा ही एक क्वेश्चन यूपीएससी ने 1980s या 90s में पूछा था एक बार, so there is a high chance कि they can repeat this sort of statement. सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, स्तूपा was generally a repository of relics. Yes, स्तूपास में बुद्धा के relics like his bones, ashes, any utensils he has used, और या कुछ भी जो बुद्धा ट्रेडिशन से रिलेटेड था उनका रिपोजिटरी रहता है। इट इज प्रिजर्विंग द रिमेन्स ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बिलो अक्यूमुलेटेड अर्थ लॉन्ग इन एग्जिस्टेंस। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्तूपा वॉज अ वोटिव एंड कॉमोमरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, दिस इज ट्रू, इट इज अ जनरल स्टेटमेंट और ये सही है। Mahavandana, Stupa Vandanam mentions about the commemorative aspects of Stupa. Even the Jain literature like Raya Pasaniya Sutta refers to it. तो ये भी नाम याद रखना है आपको, राया पसेनैया सुत्ता, it belongs to Jainism. And recently Jainism Buddhism के literature पे questions बढ़ चुके हैं from past 2 to 3 years. So we need to focus on Jainism and Buddhism के literature पे. Then with reference to Indian history, consider the following texts. ये आ गया लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। नेति पकराना, परिष्ठा पर्वन, अवदाना सटका एंड त्रिशातिक्षणा महापुराण। तो इनमें से जैन टेक्स्ट कौन से, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। इफ आई वॉज इन योर प्लेस और इस तरीके का क्वेश्चन आता है, वुड आई हैव टेकन अ रिस्क? यस, आई वुड हैव डेफिनेटली टेकन अ रिस्क, क्योंकि इसमें आप देखो कि अगर ऑप्शन एलिमिनेट करने में बिकॉज देयर वाज नॉट ओनली वन ओनली टू वाला ऑप्शन इन दिस, इफ दैट वुड हैव बीन द केस देन आई वुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन, बट इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एलिमिनेटिंग एनी ऑप्शंस देन आई वुड हैव गॉन फॉर इट। सो जो थर्ड ऑप्शन है
Avdana Sataka. If you break this word, it becomes Avadan and Sataka. Sataka sounds more like Jataka, जो जटाका टेल्स होता था बुद्धिज्म का. इट इज देन इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म. एंड ऑप्शन में भी अगर हम देखें अवदान शतका 100 ग्लोरियस डीड्स, जिसका ट्रांसलेशन होता है आज जटाका स्टोरीज ऑफ बुद्धिस्ट टेल्स. एंड अर्लीस्ट प्रोडक्ट ऑफ अवदान, इफ यू रिमेंबर, वर दिव्य वंदना, अवदान शतका, ये सब अवदान ने ही लिखा है, जो हिंयानी कैरेक्टर का है. So, agar if you had guessed this sort of thing and if you had eliminated third option, then you could have reached the answer directly. But ठीक है, under the pressure of exam, it is difficult to do it. But yet, if you are able to apply this sort of things and take the risk, if you have the ability to take the risk, then you will get extra plus 2 marks and can give an edge above others. अब आइए हम सारे ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं. The first is Neti Pakarana is a Buddhist scripture. It is a guide to help those who have already understand the teaching, present it to others. It was the methods that were taught by Buddha's disciple Kachana, also known as Katyana, as approved by Buddha, and it was recited at the first Buddhist council. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था एंड कौन से किंग के टाइम हुआ था. Let us see the second option. Let us see the second option. Parishta Parvan. Parishta Parvan, also known as Sthaviravali Charitra, is a 12th century Sanskrit Mahakavya by Hemchandra, which details the histories of Jain teachers. तो आप ऐसे याद रखिए परिष्ठ पर्वन, which is also called as Sthaviravali Charitra, and it was written by Hemchandra and belong to Jainism sect. बस ये 3-4 फैक्ट्स ही याद रखने, उसमें क्या था क्यों था, वी डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दैट थिंग. एंड फोर्थ वाज त्रिशास्थिक्षणा महापुराण, and it is a major Jain text composed by Acharya Jinsen during the rule of Rashtrakuta ruler Amogvarsha. Amogvarsha himself was Jain, and he was one of the finest ruler of Rashtrakuta dynasty. So we just have to remember about this Mahapuran, that it was written by Acharya Jinsen, and he was the court poet. He was in the court of Amogvarsha, and there are other. Then there are many other Jainism and Buddhism literature text. ये हमने IS विंग्स के हमारे पेज पे भी अपलोड करके रखा है, तो आप पेज को जाइए, फॉलो कीजिए, एंड उसमें बहुत सारे फाइल्स हमने शेयर किए, तो इट इज़ वन अमंग देम. तो मैं 2-3 लिटरेचर्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ. फर्स्ट फ्रॉम जैनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू. सो फर्स्ट आर आगम्स, next is Samaysara, Niyamsara, and Acharang Kalpa Sutra and Acharang Sutra. Then there are Buddhism texts. We all know about 3 Pitakas, that is Vinay Pitaka, Sutta Pitaka, and Abhidham Pitaka. Then there is Lalit Vistara, Bodhi Sattvacharya Vastra या Bodhisattvacharya. Then Milind Pano we all know, and Mahavastu.
These are few texts of Jainism and Buddhism. बाकी का और और भी टेक्स्ट है विच वी हैव अपलोडेड इन आई एस विंग्स के चैनल पे, जो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में भी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा. चलो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. स्थानकवासी बिलोंग्स टू विच रिलीजन प्रैक्टिसेस? तो इसका आंसर जैनिज्म है. तो सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी परस्पेक्टिव. तो आइए उनको जान लेते हैं. जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू टू, दिगंबरा, दिगंबर जो भद्र बाहु के फॉलोअर थे, एंड श्वेतांबर जो स्थूल बाहु के फॉलोअर थे. एंड एक यापनिया भी था, बट इट इवेंचुअली गॉट मर्ज इन दिगंबरा. फिर दिगंबर्स के अंदर दो आते हैं, एक 20 पंथी एंड देर इज 13 पंथी. एंड श्वेतांबर में देर आर टू, दैट इज मंदिर मार्गी और डेरावासी, हु वर्शिप द आइडल वर्शिपर्स, जिनको मूर्ति पूजक भी बोला जाता है. देन देर इज स्थानकवासी, जिसमें दो सेक्ट और आते हैं अब, एक है 13 पंथी एंड देन देर इज 22 पंथी, 20 पंथी एंड मेनी अदर्स. Now let us see the sects of Buddhism. There are three important sects, that is Hinayana, Mahayana and Vajrayana. So just mention me in the comment section कि किस council में Hinayana and Mahayana got separated. Hinayana and Mahayana got separated. As Mahayana we all know is called Hinayana is called lesser wing and Mahayana is called greater wing. तो हिन्याना में है स्थावीर वंदना, जिसमें थेरावेडा, सर्वस्तिवाद, स्वतंत्रिका, ये सब हिन्याना के पार्ट हैं. देन महायाना वी हैव महासंघिका और महासंभिका एंड योगचारा. तो महासंभिका से बना है मध्यमिका एंड देन शून्यवादा. एंड देयर इज वज्रयाना जो इंडो टिबेटन में ज़्यादा फेमस है. तैंत्रिज्म आ गया था इसमें एंड इट flourished in the Bengal region and Indo-Tibetan region. Now let us see the next question. With reference to Indian history, who among the following is a future Buddha yet to come to save the world? इसका आंसर मैत्रेय है. It was asked last time in 1990s also. It had been asked, मतलब it was among the options. Question was asked regarding पदमपाणि और अवलोकितेश्वरा, बट इट वॉज इन द ऑप्शन. सो वो ऑप्शन से ये लोग ने 2018 या 19 में क्वेश्चन बनाया था. तो वी हैव टू सी अदर ऑप्शंस टू. सो मैत्रेय इज एज वेल नो इज द फ्यूचर बुद्धा विच इज एक्सपेक्ट टू अपीयर ऑन अर्थ इन फ्यूचर. अवलोकितेश्वरा, लोकेश्वरा एंड पदमपाणि all are names of the forms of bodhisattvas, and Avalokiteswara and Padmpani are same, which are associated with compassion and not future Buddha. With reference to religious history of India, consider the following statement. Swatantrika and Samitya were sects of Jainism. Sarvastivadin held that the constituents of phenomena were not wholly momentary but existed forever in latent form. तो पहला क्वेश्चन तो उन्होंने सेक्ट के बारे में पूछा है ऑफ जैनिज्म या बुद्धिज्म, एंड एक सेक्ट के बारे में उनका व्हाट वाज देयर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द रिलीजन, उसके बारे में पूछा है. अगेन इन दिस क्वेश्चन आइदर यू नो और यू डोंट नो. सो if you know, then do attempt the question. If you don't know anything, if you don't have any idea about it, then you can leave it. But जैसे second option में you can see it is sarvasti. Sarvasti means forever or something like that, if you translate in Sanskrit or Hindi, and there is a forever in the uh, text or the statement they have given. So this could be correct if we would have analyzed the question. So in this way you could have analyzed this question. So let us see.
Sautantrika and Samitya were the sects of. This statement is incorrect. These are the Buddhist sects, not Jain sects. Sautantrika, as we have seen in up here, Sautantrika is a sect of Hinayana. See, so this how this remember this chart. This would help you to understand and analyze the questions if they ask about the sects of Jainism or Buddhism. It belongs to Hinayana Buddhism, as we have seen earlier. Then there is Samitya. It again belongs to Hinayana Buddhist school. And second statement is a general statement, and it is correct. With reference to cultural history of India, the memorizing of chronicles, dynastic histories, and epic tales was the profession of who among the following? Options are Shramana, Pa- Parivrajaka, Agraharika, and Magadha. So answer here is Magadha, no doubt about it. But these are term-based questions, so there are high chances that UPSC can ask regarding the other three terms. So let us see what are they. Shramana, as you all know, there is a Shramana sect. Jainism is also called as Shramana sect. So it is related to Jainism. And there is Parivraj, that is wandering recluse, the person who has left his family and is wandering. Then there is Agraharika. Agraharika कौन है? It is related to land grants. कौन है नहीं? It is the land grants given to Brahmin. And Magad were associated with memorizing of chronicles, dynastic histories, and epic tales. Just remember these things. If they ask regarding other terms, so you could tackle this question. अब आते हैं next question पे. Ancient Indian Buddhist monasteries. In that a ceremony called Pavarana used to be held. It was the तो एक पवराना करके कुछ एक प्रैक्टिस है इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज उसके बारे में पूछा है. It is the occasion to elect Sangha Parinayak, two speakers, one of Dhamma and other of Vinaya, confession by the monks for their offences committed during their stay in monasteries during the rainy season, ceremony of initiation of a new person into Buddhist Sangh, in which the head is shaved and when yellow robes are offered to him, gathering of Buddhist monks on the next day of full moon day of Ashad, when they take up fixed adobe for the next 4 months of rainy season. इसमें दो ऑप्शन में रेनी सीजन्स के बारे में मेंशन्ड है. देन देट कुड बी हाई प्रोबेबिलिटी कि आंसर कुड बी इन अमंग दिस टू. इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. जस्ट अप्लाइंग सम लॉजिक लगाए तो इट डज मेक सेंस. So let us see what is the answer. It is the confession made by the monks for their offences committed during the stay in monasteries during the rainy season. It is marked by the month of Vasa, sometimes called as Buddhist Lent. This day marks the end of rainy season in some Asian countries like Thailand, where Theravada Muslim is practiced. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस आपको याद रखना है पवराना विच इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म and it is the confession made by the Buddhist monks during their stay in monasteries. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एंशियंट टाउन्स, पोर्ट्स, ट्रेडिंग पोर्ट्स, ट्रेडिंग सिटीज रिगार्डिंग एंशियंट एंड मिडिवल टाइम्स, इन साइट्स के बारे में यूपीएससी पूछता है. लाइक कोरकई एंड पुरपुहार एक बार पूछा है विच आर ट्रेडिंग पोर्ट्स. अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कदूरा एंड चौल वर ऑल्सो नोन एज, मतलब टाउन्स घनसाला, कदूरा, चौल, इन सब के बारे में पूछा है. तो दे वर द पोर्ट हैंडलिंग्स इन फॉरेन ट्रेड. अगर मॉडर्न इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो पोर्टुगीज ने फाइट किया था बैटल ऑफ चौल करके टू कंट्रोल द कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्टर्न इंडिया. तो और भी हम पोर्ट्स के बारे में जानते हैं. लेट अस सी द वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट्स, दैट इज बैरीगाजा, सुपारा और सोपारा इन महाराष्ट्र, सेमिला, सिलेना, सिंडिस, मुजरीस, नेलसिंडा.
एंड ईस्टर्न कोस्ट में क्या कहते हैं? ताम्रालिप्ति, पलूरा, दंतपुरा, कलिंगपट्टनम, घंटसला, कडूरा, पुहार, कोरकई। अब और एक क्वेश्चन देखते हैं, पोर्ट हैंडलिंग्स ऑफ नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता। तो इसमें ऑप्शन क्या है? तम्रलिप्ति, ब्रोच, कल्याण, कैम्ब्रे। इसमें आप देखोगे तो मोस्टली दो तीन सारे पोर्ट्स ही है, बट नॉर्दर्न इंडिया ट्रेड की बात कर रहा है एंड गुप्ता डायनेस्टी की बात कर रहा है। सो तम्रालिप्ति was the name of an ancient city on the Bay of Bengal corresponding to Tamluk in modern day, जो कि लाई करता है वेस्ट बंगाल में। Tamralipti may have been one of the among the most urban centers of the trade and commerce of early history India. Silk Road with China, Uttar Patha, the Northern High Road, the main trade route of Middle East, Europe, by seafaring routes to Bali, Java, and Far East. So Tamralipta, याद रखिए, where it is in West Bengal. Bhuj, that is Bharuch in Gujarat, Kalyan in Maharashtra. ये तीनों आपको याद रखना है। Now let us see the next coin. Silver coins issued by Gupta were called Rupaka, Karshapana, Dinar, Pan or Panna. The Rupaka was the silver coin of Gupta period and 16 Rupaka was equal to 1 gold coin. गोल्ड कॉइन को गुप्ता पीरियड के टाइम बोला जाता था दिनार। तो डू रिमेंबर, दिनार इज गोल्ड कॉइन, रूपका इज सिल्वर कॉइन ड्यूरिंग गुप्ता। Karshapana is a coin during pre-Mauryan and Mauryan period. We have to remember this. Coins important चीज depict करता है about the trade and condition of society during a king's period or dynasty's period. जैसे if gold coins or silver coins are minted at a very high rate, means trade is flourishing. But जब प्योरिटी ऑफ गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन कम कर रहे, so it shows कि trade is not as flourishing as it was earlier, and eventually if gold coin is taken out from the system or it is replaced by silver coin or any other type of coin or any other metal coin, तो ट्रेड कंडीशन शो करता है। so if analytical based question आता है, then do try to relate with these things like gold, condition of the society. Now let us see the next question. इधर लिटरेरी पूछा है, वर्क ऑफ द ऑथर पूछा है। सो देवी चंद्रगुप्तम, हमीर महाकाव्य, मिलिंद पान्हा, नीति वाक्य मित्र। एज वी ऑल नो, देवी चंद्रगुप्तम was written by Vishaka Datta. He was Sanskrit playwright who lived in 6th century CE. He is known for his two plays, that is Mudra Rakshasa and Devi Chandraguptam. ये Vishaka Datta was in the court of which famous king? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। Then second option, Bilhan was a Kashmiri poet who lived in 12th century CE. He is best known for his two epics, Vikram Charitra and Chaurangi. So if Bilhan के ऊपर क्वेश्चन आया तो do remember he has written Vikram Charitra and Chaurangi. Then there is Hamir Mahakavya. It was written by Naya Chandra Suri, and he was a Kashmiri poet who lived in 12th century, and he is known for his epic poem Hamir Mahakavya, which is the story of Hamira, the last Hindu ruler of Anilwada Patan, kingdom of Anilwada Patan. Milind Panha, it is written by Nagasena. Don't get confused with Nagarjuna. UPSC ने इसका आंसर only 2 किया है। Earlier there was the understanding that Nagasena and Nagarjun both are same, but they are different. दोनों अलग अलग टाइम पीरियड के हैं। देयर इज अनदर नागार्जुना जो बाद में आए थे, तो यूपीएससी ने वो सेंस में इस नागार्जुना को लिया था।
So Nagasena was a Buddhist monk who lived in the first century CE and मिलिंद पान्हा का मतलब ही वही है कॉन्वर्सेशन विथ मिलिंद और मिलिंद इज मिनांडर ग्रीक किंग जिसको मिलिंद भी बोला जाता है. Nagarjuna was a Buddhist philosopher who lived in 2nd century CE. He is best known for his Madhyamika school of thought. And हमने थोड़ी देर पहले ही मध्यमिका स्कूल को देखा था, तो बताइए कौन से बुद्धिज्म के कौन से सेक्ट को बिलोंग करता है, हिनयाना या महायाना. नीति वाक्य मित्र was written by Somdev Suri and he was again Kashmiri scholar known for his encyclopedic work. तो ये सब आपको याद रखना है. ऑल दिस थिंग, ऑल दिस 4 लिटरेचर किसने बनाया, किसके टाइम था. एंड हमने बिल्हान के बारे में भी जाना है कि उन्होंने क्या लिखा था. एंड ऑल्सो अबाउट नागार्जुना. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. भावभूति, हस्तिमाला एंड शमेश्वरा वर फेमस फॉर. So Bhavabhuti was 8th century scholar of India noted for his plays and poetry written in Sanskrit. The works attributed to Bhavabhuti were Mahavira Charitra depicting the early life of Rama, Malati Madhava, a play based on romance of Malati and Madhav, and Uttarama Charitra depicts Rama's coronation, abandonment of Sita and their reunion. So basically इससे हमें समझ आया कि he is a writer. So answer is playwrights over here. Hastimala was 13th century Kannada poet and writer in Hoysala Empire. Hoysalas are famous for their one type of temple architecture जिसको recently यूनेस्को का हेरिटेज साइट में उसको टैग मिला है. सो वेयर आर दिस लोकेटेड एंड कौन से टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. Shameshwara 990-1070 CE was 11th century Sanskrit poet from Kashmir in India and इसका important work है 10 अवतार चरित्र. तो इसमें हम याद रखेंगे भावभूति ने लिखा है महावीरा चरित्र, उत्तरमा चरित्र एंड मालती माधव. एंड हस्तिमाला ने लिखा है पूर्वा पुराण एंड शमेश्वरा ने लिखा है 10 अवतार चरित्र. अब टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज चौसठ योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना. रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में 6 साइट्स को इंडिया से ऐड किया है. तो 64 योगिनी इज अमंग वन ऑफ देम. सो अगेन ये साल के लिए 64 योगिनी टेम्पल बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स 2025. The other sites were Kanger Valley National Park in Chhattisgarh, then Ashokan Edicts जो हमने ऊपर देखे थे, मेजर एंड माइनर एडिक्ट्स ऑफ अशोका, 64 योगिनी टेम्पल, गुप्ता टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया. इन सबको ऐड किया था यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. जैसे इफ यू रिमेंबर 24 के प्रीलिम्स में दे हैव आस्क्ड अबाउट गरबा, तो दे कुड आस्क अबाउट दिस प्लेसेस एंड दिस थिंग्स. तो आप इनके बारे में भी छोटा सा इन्फो निकाल दीजिए एंड डू स्टडी अबाउट देम. लेट अस सी द क्वेश्चन. इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कचपतागटा डायनेस्टी. इट इज ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया. It was meant to promote Vaishnava cult in the region. The design has given rise to popular belief that it was inspiration behind Indian Parliament building. If you have, अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे सेकेंड स्टेटमेंट में एक एक्सट्रीम टर्म आ गया है, ओनली सर्कुलर टेम्पल. क्या एक ही टेम्पल इंडिया में सर्कुलर हो सकता है? सीम्स प्रिटी इम्पॉसिबल, राइट? तो अगर आप ये एलिमिनेट करते तो यू कुड हैव डायरेक्टली रीच टू द आंसर, दैट इज 1 and 4. तो अब 64 योगिनी टेम्पल के बारे में जानते हैं. इट वॉज बिल्ड बाय कच्छपगटा डायनेस्टी, किंग देवपाल इन मोरेना.
It is a circular temple is among very few such temples in India, but it is not the only circular temple as we have discussed earlier. It is known as Ekatarso Mahadeva temple. The temple is so named because of the presence of multitude of Shivalingas inside the cell. So it is not a Vaishnava cult but Shaivite cult. And many of these curious visitors have compared the temples with the Indian parliament. जो पुराना parliament था, which was circular. So it is said कि it was the चौसठ योगिनी temple was the inspiration behind this structure, जिसको build किया था जिसको build किया था लुटियन एंड बेकर्स ने इन 1912. अब नेक्स्ट पे आते हैं. योग वशिष्ठा was translated into Persian by Nizamuddin Panipat during the reign of. If we remember, लिटरेचर के लिए अकबर फेमस थे. शाहजहां was famous for architecture, and Aurangzeb has basically removed all the artworks, literature works from in the practices, and Humayun was more ज़्यादा कंसोलिडेशन की तरफ फोकस था बिकॉज वो. सो द बेस्ट पॉसिबल आंसर ओवर हियर इज अकबर बिकॉज ही वॉज मोर टुवर्ड्स लिटरेचर रिवोल्यूशन इन इंडिया. So he translated many books. First, let us see. Yoga Vasistha was translated into Persian by Nizamuddin Panipat. ये नाम याद रखेंगे ड्यूरिंग अकबर. और पता चल रहा है योग वशिष्ठा मतलब योगा के बारे में है कुछ. देन देयर इज रज़्मनामा which was translation of Mahabharat. It is also known as Book of War. फिर रामायण को भी ट्रांसलेट कराया गया था ड्यूरिंग अकबर्स रेन बाय अब्दुल कादरी अब्दुल कादिर सॉरी अब्दुल कादिर बदायूनी. एंड बहुत सारी चीज़ें और भी ट्रांसलेट की गई थी लाइक अथर्ववेद, भगवद गीता, पंचतंत्र, राजतरंगिनी, which were history of Kashmir. Rajtarangini is considered the first history book of India. Then उन्होंने ड्यूरिंग द अकबर्स रेन बाबरनामा और द मेमोरीज ऑफ बाबर को भी ट्रांसलेट किया था फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुल व्यापा और ड्रोन वापा डिनोट्स it is measurement of land. Different terms were used during Gupta and mentioned in different inscription. Kulwapa, Dronwapa, Adhwapa and Pataka from Bengal. Nivartana and Humi from central India and Padvarta from western India. तो ये terms याद रखिए कि they are all related to the measurement of land. Kalyan Mandapas was notable feature of temple construction in which kingdom? यूपीएससी का एक टेंडेंसी है इफ यू हैव लुक्ड एट द PYQs whenever there is some popular options like Akbar, Asoka, Krishnadev Raya और विजयनगरा एम्पायर. यूजुअली आंसर वही होते हैं बट इट्स नॉट अ थम रूल कि यही होगा. बट मोस्टली इफ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन या आपको पता ही नहीं है देन यू कैन select that option and eliminate other options. So Kalyan Mandapas, it's known for its it was during Vijayanagara school. There were more than one mandapas built in each temple. It was a central and there was a central mandapa या मंडप जिसको कल्याण मंडप बोलते हैं. They were used during
फॉर मैरिज सेलिब्रेशन या कोई पूजा होती थी उसके लिए यूज करते थे. इट इज मेंशन दैट ड्यूरिंग नवरात्रि इन द लास्ट डे देयर वाज अ बिग हवन या फिर पूजा करते थे जो कल्याण मंडपा पे होता था, और वो एक रेस्ड प्लेटफॉर्म होता था टेम्पल के अंदर, so that the normal people around can see what is going on and everyone can enjoy the fest. फिर और जानते हैं हम विजयनगरा आर्किटेक्चर के बारे में. देन तेरा टॉल राया गोपुरम जो टेम्पल गेटवेज होते हैं वो होते कार्व पिलर्स एंड पिलर प्रीमाइसेस भी होते हैं. ठीक है. एंड देयर वर वाटर टैंक्स इनसाइड द टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस. तो usual this feature were more aligned toward Dravidian style of architecture. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे. विथ रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया टर्म अरघट्टा refers to it was a water wheel used in irrigation of land. Partial wheel mechanical water lifting device है. So it is basically a Persian wheel Aragata which is used in ancient texts to describe Persian wheel. Aragata comes to the combination of the words Ara meaning spoke and Gatta means pot. So it was used for water wheel for irrigation of the land. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए फर्स्ट टाइम ब्राह्मण्स को लैंड डोनेट करने का जो ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था वो किस डायनेस्टी ने शुरू किया था. एंड फॉर दोज हु डोंट नो इट वाज द सतवाहना हु स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ डोनेटिंग लैंड टू द ब्राह्मण. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हु वाज अब्दुल हामिद लाहौरी. Abdul Hamid Lahori was a traveler during the period of Shah Jahan, who later became a court historian of Shah Jahan. और उसने बुक लिखा है पातशाहनामा, also known as बादशाहनामा of शाहजहां. तो अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि हुमायूं नामा या बाबर नामा ये दोनों किसने लिखा था, किसके बारे में है वो तो नाम से ऑब्वियस हो गया, बट हु हैज रिटन ये आप मेंशन कीजिए इन दोनों का इन द कमेंट सेक्शन. बिजक, सूफीज्म, भक्ति मूवमेंट, अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर फ्रॉम द मिडिवल पर्सपेक्टिव बिकॉज रिसेंटली मिडिवल से क्वेश्चन भी बढ़ चुके हैं इन यूपीएससी. अर्लियर दे यूज्ड टू आस्क फ्रॉम एंशिएंट एंड मॉडर्न मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बट अब वो ट्रेंड चेंज हो गया है, मॉडर्न के क्वेश्चन को कम कर दिया गया है, सो एमैक का वेटेज बढ़ गया है एंड इन दैट मिडिवल का भी वेटेज स्लोली राइज हो रहा है. एंड सूफीज्म एंड भक्ति मूवमेंट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फ्रॉम मिडिवल पर्सपेक्टिव. तो बिजक वॉज रिटन बाय कबीर दास, बाय कबीर. कबीर वॉज मिडिवल, ही वॉज अ निर्गुणा सेंट, ही वॉज डिसाइपल ऑफ रामानंदा. महात्मा पुराण साहेब रोड कमेंट्री ऑन बिजक. ये याद रखना कि बिजक के ऊपर एक कमेंट्री भी लिखा है और वो लिखा है महात्मा पुराण साहेब ने. एंड कबीर कंपाइल स्पिरिचुअल भक्ति कंसेप्ट्स इन बिजक बाय एग्जांपल्स ऑफ डेली लाइफ इवेंट्स एंड थिंग्स. तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस एज वी ऑल नो. गुरु नानक इज द फाउंडर ऑफ सिख सेक्ट या सिख रिलीजन. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वारकरी सेक्ट जो महाराष्ट्र में फेमस है उनके सबसे फेमस सेंट कौन है एंड गिव फ्यू डिटेल्स अबाउट हिम. The first political organization established in India 1838 was known as it was a Zamindar Association in 1838 to protect the interest of landlords. The Zamindar Association was formed, which was popularly also known as Landholder Society. इसको एस्टैब्लिश किया था द्वारकानाथ टैगोर ने बंगाल में. So do remember Zamindar Association.
Dwarkanath Tagore in 1838. British India Society was founded in London in 1839 to influence the British policies in the favor of India. तो जो इंडियंस थे उधर, जो लंदन में थे, एंड द प्रो इंडियन ब्रिटिशर्स, उन्होंने बनाया था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, एंड दे वांटेड टू इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पॉलिसीज इन द फेवर ऑफ इंडिया. देन केम बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी. इट वाज फाउंडेड इन 1843 एंड इसमें बाद में मर्ज हो गया जमींदारी एसोसिएशन के साथ, जिसको फॉर्म किया था द्वारकानाथ टैगोर ने इन 1851, एंड नाम चेंज हो गया इसका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन. Which one of the following statement does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley? तो अब हम मॉडर्न इंडिया की तरफ आ चुके हैं एंड सब्सिडियरी अलायंस के बारे में क्वेश्चन पूछा है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट पूछा है, टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस. टू मेंटेन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर्स, to secure a fixed income for the company, to establish British paramountcy over the Indian state. So पहले सब्सिडरी अलायंस का फीचर्स जानते हैं. इट वॉज टू मेंटेन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस. बेसिकली इफ एनी, कोई भी स्टेट ने या कोई भी प्रोविंस ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया, then they have to maintain an army, British army, inside their territory at the expense of, and they have to pay the salary of the British soldiers. It was also keep India safe from Napoleonic. तभी नेपोलियन अपने पीक पर था, and he wanted to attack all the British colonies. So to keep so to avoid or keep India safe from Napoleonic invasion, ये एक सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था. एंड ऑल्सो टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन स्टेट्स. ब्रिटिशर्स को समझ आ गया था कि इंडियन स्टेट्स आपस में दे आर फाइटिंग टू मच. टू सिक्योर दैट दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग मिलिट्री सर्विसेज टू देम इन द ल्यू कि इवेंचुअली व्हेन ब्रिटिशर्स वुड नीड द सपोर्ट, तो उनको पैसा भी नहीं देना पड़ा आर्मी के लिए, to raise the army, and they have their army of their own. Securing fixed income for company was not the initial plan of subsidiary alliance. So subsidiary alliance, ring of fence, और एक और थियरी है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसने इंट्रोड्यूस किया था एंड किस पर्पज से इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, चलिए. With reference to Indian history, consider the following statement. The Dutch established their factories, warehouses on the east coast on lands granted to them by Gajapati rulers. Alfonso de Albuquerque captured Goa from Bijapur Sultanate. The English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from representative of Vijayanagara Empire. So the first factory was established by Dutch. जो इधर लिखा है, Dutch established their factory warehouses on the east coast on land granted by Gajapati ruler. Was in Masulipatam in 1605. ये याद रखना. अब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है फॉर योर यूपीएससी. तो लेट अस सी रिगार्डिंग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. तो डच ने अपना पहला फैक्ट्री बनाया था मसूलीपट्टनम इन 1605, whereas गजापति रूलर लास्टेड टिल मिडल ऑफ 16th century. सो इससे समझ आ रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, एंड इफ यू वुड हैव एलिमिनेटेड तो आंसर आ गया 2 and 3. लेट अस सी द अदर ऑप्शन. एल्बुकर्की ने अक्वायर्ड किया था गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510 विथ ईज. Then the third statement is the rulers of Vijayanagara appointed chieftain called Nayak, जो नायका सिस्टम था उधर, to rule independently in their area. Then there was one Dharmala
Venkatadri Nayak was in charge of what is Chennai today, and he gave land to British on which they established settlement of British factory workers and merchants. So third statement is correct. So advent of Europeans का if थोड़ा और information के बारे में we can discuss. So first came the Portuguese. उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया था कोचिन में, देन इन कन्ननौर एंड ऑल्सो इन मैंगलोर एंड पौंडीचेरी. पोर्टुगीज का एक ब्लू वॉट पोर्टुगीज का एक ब्लू वाटर पॉलिसी था जिसको कार्टा सिस्टम भी बोलते थे. इसको लाया था अल्मेडा अल्मेडा ने. अल्बकर्की ने गोवा को कैप्चर किया था, वो हमने देखा, फ्रॉम सुल्तान्स ऑफ बीजापुर, एंड इट वाज इस्माइल आदिल शाह. एंड अल्बकर्की ने सती को भी एबॉलिश किया इन गोवा. देन केम नीनो दा कुन्हा हु शिफ्टेड हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचिन टू गोवा. तो नीनो दी कुन्हा ने गो, गो, गोवा को अपना हेडक्वार्टर बना दिया फॉर पोर्टुगीज. एंड ही किल्ड बहादुर शाह ऑफ गुजरात. Then came Dutch. उनका first factory was in Masulipatam, as we have seen. They captured Nagapatnam from Portuguese. और उनके दूसरे Dutch had other factories in Pulikat, Surat, Karaikal, Chinsura, Kasim Bazar, and many other places. बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने अपने नोट्स में पढ़ा ही होगा. यूजुअली पीपल मिस आउट पोर्टुगीज और डच के बारे में, एंड फ्रेंच और इंग्लिश को तो स्टिल दे डू स्टडी क्योंकि समवेयर इन द नोट्स इट इज मेंशन्ड इन देयर बुक. ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बारे में आप अपने नोट से पढ़ेंगे. चलो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following were associated from Songs from the Prison, a translation of ancient Indian religious lyrics in English? इसका आंसर है महात्मा गांधी. Songs from Prison, translation of Indian lyrics made in jail, was the collection of songs and lyrics of Mahatma Gandhi written during the imprisonment in Yerwada jail in Pune. So टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है यूपीएससी, नॉट दैट फ्रिक्वेंटली बट दे डू आस्क. सो जस्ट टेल मी, गंगाधर तिलक ने कौन से न्यूज़पेपर में लिखा था, न्यूज़पेपर के बारे में लिखा है, इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेड इज ऑन चार्टर एक्ट ऑफ 1833. सो एक्ट्स, अगर मॉडर्न इंडिया की हम बात करेंगे तो विच टॉपिक्स आर ऑफ की एसेंशियल? दे आर एक्ट, चार्टर एक्ट और जितने भी एक्ट्स है सारे फ्रॉम 17th सेंचुरी टिल 20th सेंचुरी. फिर इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल एंड की थिंग्स हैपेंड ड्यूरिंग देयर टर्म लाइक कर्जन, लिटन, रिपन, वेलेस्ली. देन organizations, be it political, peasant और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो बने थे, उनके फाउंडर्स और कौन से पीरियड में फॉर्म हुए थे वो ये आपको पता होना चाहिए. एंड वन इज इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल मूवमेंट लाइक NCM, CDM, that is Civil Disobedience Movement, Quit India Movement, एंड स्पेशली 1940 से 47 के बीच में जो हो रहा था कैबिनेट मिशन एंड राजीव गोपालाचारी फार्मूला और जो भी दूसरी चीज़ें हुई थी, ये दिस 4 or 5 थिंग्स आर ऑफ की इम्पोर्टेंस टू टैकल योर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन.
If there are five odd questions, three could be handled by this important themes. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं. Which one of the following was not made in Charter Act of 1833? Provision was not made in Charter Act of 1833. The trading activities of East India Company were to be abolished. The designation of supreme authority was changed as Governor General of India in Council. All law-making powers to be conferred on Governor General in Council. An Indian was to be appointed as law member in Governor General's Council. तो 1833 का एक्ट प्रोवाइड करता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर बट नॉट नेसेसरीली एन इंडियन. सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए हु वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर. ठीक है, एंड डू मेंशन अबाउट 1833. एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, आप ये भी बताइएगा कि जो ट्रेडिंग राइट्स था ईस्ट इंडिया कंपनी का 1813 के चार्टर एक्ट में सारे ट्रेडिंग राइट्स ले लिए थे उनसे, एंड इट वुड बी मेंटेन्ड. जो मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफ ट्रेडिंग विद इंडिया वाज कंप्लीटली एलिमिनेटेड या कुछ चीज़ों को छोड़ दिया था, एंड इफ यस तो कौन सी चीज़ों को छोड़ दिया था? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. वन वाज ट्रेड विद चाइना. व्हाट वाज द अदर थिंग? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Then next is who among the following repealed the Vernacular Press Act? Lord Dufferin, Lord Ripon, Lord Curzon, Lord Harding. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था ड्यूरिंग ड्यूरिंग लॉर्ड लिटन. इसको गैगिंग एक्ट भी बोला गया था, एंड इट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन. इसमें ऑल द प्रेस जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में थी दे हैड टू गिव अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ देयर डेली न्यूज़पेपर या गैजेट टू द गवर्नमेंट, और उसमें कुछ भी एंटी गवर्नमेंट लिखा था देन द प्रेस वुड हैव बीन सीज्ड. उनकी मशीनरी ले ली जाएगी, एंड ऑल्सो हैवी फाइन्स वर हैवी फाइन्स तो थे. अलॉन्ग विद दैट इट वाज कंसिडर्ड एज एन क्रिमिनल ऑफेंस, तो सीधा अरेस्ट कर दिया जा रहा था. So that's why it was also called as gagging act. Which one of the following is an important historical novel written during the later half of 19th century? So ये क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस ये है कि जो बाकी के बुक्स है ऑल द अदर बुक्स वी हैव टू नो समथिंग अबाउट देम. आंसर हियर इज दुर्गेश नंदिनी. इट इज एन हिस्टोरिकल नॉवल रिटन ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी. इसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, हु वाज ड्यूरिंग दैट टाइम वन ऑफ द प्रोमिनेंट राइटर्स. इन्होंने एक और चीज लिखी है जिसको यूपीएससी ने पूछा है, दैट इज इन्होंने एक और बुक लिखी है दैट इज आनंद मत. अब बाकी के बुक्स के बारे में जानते हैं. राष्ट्र गुफ्तार वाज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी, and it was a Gujarati newspaper. Then there was Maratha by Bal Gangadhar तिलक. इन्होंने एक और न्यूज़पेपर लिखा था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. Then there is निबंधमाला. If we translate, it becomes essay of garland of essays, and it was written by sorry विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ने लिखा है इसे. सो डू रिमेंबर दिस कि निबंधमाला वाज रिटन बाय विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, अ प्रोमिनेंट मराठी राइटर, और इसको लिखा था 1874 के अराउंड. इट and Nibanmala focused on social and cultural issues and played a significant role in promoting social reforms and nationalism in Maharashtra. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग रोड बहु विवाह? It was written in the protest of evil of polygamy, that is bahu, many or one,
and viva means marriage, meaning more than one marriages, which was prevalent during that period. So it was written by ईश्वर चंद विद्यासागर, जिन्होंने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था इन विडो रीमैरिज एक्ट को इनेक्ट करने में, विच वॉज इन 1856. तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए रविंद्रनाथ टैगोर के इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क्स जो उन्होंने लिखे थे, एंड ऑल्सो ऑफ ईश्वर ऑफ राम राजा राम मोहन रॉय. Let us see the next question. Consider the following pair. Radhakant Deb, first president of British India Association. Ghazlu Lakshmi Nehru Chetty, founder of Madras Mahajan Sabha. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फाउंडर ऑफ इंडिया एसोसिएशन. तो हमने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बारे में थोड़ी देर पहले ही देखा था. तो इसमें कौन सा एसोसिएशन मर्ज हुआ था ये आप मुझे बताइए. जो एसोसिएशन मर्ज हुआ था वो 1838 में बना था, which we have discussed earlier. So do mention in the comment section कि कौन सा था. British India Association was established in 1851 and Radhakant Deb was its first president. It was formed through the merger of Zamindari Association and Bengal British India Association Society. Sorry. Ghazlu Lakshmi Narasu Chetty was not the founder of Madras Mahajan Sabha. Madras Mahajan Sabha was established in 1884, but the key founders were M. V. Raghavacharya, P. Anand Charlu, and G. Subramaniam Iyer. Ghazlu Lakshmi Narasu Chetty was an earlier political figure from Madras, but not the founder of Madras Mahajan Sabha. और इंडिया एसोसिएशन जो बाद में फ्यूचर में जाके बना इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके फाउंडर थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस इन 1876, जो इवेंचुअली मर्ज हो गया आईएनसी के साथ. सो एक और है बॉम्बे प्रेसिडेंसी. इनके फाउंडर्स कौन कौन हैं? दे आर केटी तलान, बबरुद्दीन तैयब जी, एंड एक और पर्सन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. सो इन दिस वे वी हैव कंक्लूडेड आवर मॉडर्न हिस्ट्री एंड आवर एमैक का डिस्कशन. तो इन कंक्लूजन इफ की टॉपिक्स हमें डिस्कस करना है कि किसे हमें प्रायोरिटी पे फोकस करके पढ़ना है इन रिमेनिंग 8 और 9 डेज, तो फ्रॉम एमैक यू नीड टू फोकस ऑन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. इनको इन डेप्थ पढ़ना है रिगार्डिंग द फिलोसफी, लिटरेचर एंड एवरीथिंग ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्यन डायनेस्टी, पर्टिकुलरली अशोका के ऊपर, पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी, बिकॉज रिसेंट ट्रेंड्स बढ़ चुके पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन के, फॉरेन ट्रैवलर्स ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड स्पेशली, एंड विजयनगरा एम्पायर. ये की टॉपिक है जिसको आपको देखना ही है फ्रॉम एमैक पर्सपेक्टिव. एंड जो कल्चर या आर्किटेक्चर को लेके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको फोकस करना है थोड़ा करंट अफेयर्स पे, कौन सा टेम्पल या आर्किटेक्चर और एनीथिंग इज न्यू. जैसे हमने डिस्कस किया था यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में 4 या 5 को ऐड किया है, जैसे 64 योगिनी गुप्ता टेम्पल्स. तो उनके रेफरेंस में यू हैव टू सी डिफरेंट डायनेस्टीज और किसने क्या बनाया है. एंड फ्रॉम मॉडर्न पर्सपेक्टिव एज वी हैव डिस्कस्ड हियर कि important acts, mostly all the acts are important गवर्नर जनरल्स जिनके टाइम कुछ हुआ था, ऑर्गेनाइजेशंस एंड important इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री. तो पर्सनैलिटी में रिसेंट न्यूज में मराठा वॉज इन न्यूज, सो संभाजी महाराज and Peshwas are important for upcoming prelims. Then there is
Jyotiba Phule and Savitribai Phule. एंड की इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटी थे जिनका आज़ादी के या इंडिपेंडेंस स्ट्रगल मूवमेंट में रोल था वो स्पेशली आफ्टर 1900 लाइक दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी एंड मैनी अदर्स. तो दिस वे वी हैव कंक्लूडेड ऑल द सेशंस. हमने आज का सेशन कंप्लीट कर दिया है. इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा. सो डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप दैट इज IS विंग, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड ऑल्सो वॉच आवर यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन मिल जाएगा. थैंक यू.